हम अंग्रेज हैं, व्यापार के बहाने आए हैं, लेकिन इरादा ताज का है। पहले हम भरोसा जीतेंगे और फिर राज करेंगे। सोने की चिड़िया आखिरकार हमारे पिंजरे में कैद होगी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी गुलामी की शुरुआत आखिर कैसे हुई और हमारी आजादी की असली कीमत क्या थी? जरा कल्पना कीजिए उस भारत की जहां धरती केवल अनाज ही नहीं बल्कि समृद्धि भी उगाती थी, जहां हुनर पीढ़ियों की विरासत था और कारीगरों के हाथों में कला जीवित रहती थी। यही वो भारत था जो कभी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का लगभग चौथाई हिस्सा संभाले हुए था। इसलिए दुनिया उसे सोने की चिड़िया कहती थी, कभी सम्मान से तो कभी लालच से। ये वही भूमि थी जहां विजय पाने निकले बड़े बड़े साम्राज्य थककर रुक गए। सिकंदर भी यहां आकर ठहर गया। कई आक्रमणकारी बार बार आए, लेकिन इस मिट्टी को पूरी तरह झुका नहीं सके। यहां तक कि मुगलों को भी अपनी जड़ें जमाने में सदियां लग गई। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस देश को तलवारें नहीं तोड़ सकी, उसे समुद्र पार से कुछ जहाजों में आए व्यापारी धीरे धीरे अपने नियंत्रण में लेने लगे। वे दूर देशों से आए थे, चेहरे पर मुस्कान और हाथों में व्यापार का प्रस्ताव, लेकिन असल सौदा मसालों का नहीं, सत्ता का था। उन्होंने बंदूकें बाद में उठाई। शुरुआत में उन्होंने फूट के बीज बोए। उन्होंने किलों की दीवारें नहीं गिराई, बल्कि लोगों के दिलों के बीच दीवारें खड़ी कर दी। और जब तक लोगों को समझ आया, तब तक सोने की चिड़िया के पंखों में जंजीरें डाल दी गई थीं। आज हम इतिहास के उसी अध्याय का पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे किताबें ब्रिटिश राज के नाम से जानती हैं। और ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी तारीख से जिसने भारत की दिशा ही बदल कर रख दी। तारीख थी 23 जून 1757 और जगह थी प्लासी का मैदान। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला अपनी विशाल सेना के साथ पूरे आत्मविश्वास से खड़ा था। संख्या उसकी ताकत थी, जमीन उसकी थी और हौसला भी उसका ही था। उसके सामने थी ईस्ट इंडिया कंपनी की अपेक्षाकृत छोटी सेना, जिसका नेतृत्व कर रहा था एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम इतिहास में चालाकी और साजिश के प्रतीक के रूप में दर्ज हुआ, रॉबर्ट क्लाइव। कागजों में इसे एक युद्ध कहा जाता है, लेकिन असल में जो हुआ वो युद्ध कम और विश्वासघात ज्यादा था। एक ऐसी गद्दारी जिसने आने वाले लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों को हिंदुस्तान पर अधिकार जमाने का रास्ता दे दिया। नवाब की सेना का सेनापति मीर जाफर हजारों सैनिकों के साथ युद्ध भूमि में मौजूद था, लेकिन वो पूरे समय चुपचाप खड़ा रहा, जैसे किसी पत्थर की मूर्ति की तरह। उसकी तलवार म्यान से बाहर ही नहीं आई, जबकि अंग्रेजी गोलियां नवाब के वफादार सैनिकों के सीने चीर रही थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि असली हार मैदान में नहीं, उससे पहले ही तय हो चुकी थी। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को सत्ता का लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया था। वादा किया गया कि यदि नवाब को हटा दिया जाए तो बंगाल की गद्दी उसी को मिलेगी। बस एक लालच और एक सौदे ने पूरे हिंदुस्तान के भविष्य को बदल दिया। सिराजुद्दौला हार गए, पकड़े गए और निर्दयता से मार दिए गए। लेकिन उस दिन सिर्फ एक नवाब की मृत्यु नहीं हुई थी, उस दिन भारत की स्वतंत्रता पर पहला बड़ा आघात लगा था। मगर असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती, वो तो बस शुरुआत थी, क्योंकि असली लूट अब शुरू होने वाली थी। प्लासी की जीत के बाद जब रॉबर्ट क्लाइव मुर्शिदाबाद पहुंचा, जो उस समय बंगाल की राजधानी थी, और शाही खजाने में प्रवेश किया, तो वो वहां मौजूद अपार दौलत देखकर स्तब्ध रह गया। अपनी डायरी में उसने लिखा कि वो सोने, चांदी और हीरे जवाहरात के ढेरों के बीच से गुजर रहा था। इतनी संपत्ति कि उस समय पूरे लंदन शहर की कुल संपत्ति भी उसके सामने छोटी लगती। इसके बाद शुरू हुआ वो दौर जिसे इतिहासकार संपत्ति का महान निकास कहते हैं। अंग्रेजों ने सभ्यता का मुखौटा उतार फेंका। मीर जाफर को नवाब की गद्दी पर तो बैठा दिया गया, लेकिन असली सत्ता कंपनी के हाथों में थी। वो सिर्फ एक कठपुतली था जिसकी डोरें लंदन से खींची जा रही थीं। सबसे पहले बंगाल के खजाने से सोना चांदी निकालकर उन्हें नावों में भरकर भेजा जाने लगा। ये कोई छोटी घटना नहीं थी। पूरी की पूरी लगभग 100 नावें इस दौलत से लदी हुई गंगा के पानी पर तैर रही थीं। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। गंगा की धारा पर आगे बढ़ती सैकड़ों कश्तियां, जिनमें भरी थी हिंदुस्तानी किसानों और मजदूरों की पीढ़ियों की मेहनत, और वो सब हमेशा के लिए इस धरती से दूर बहता जा रहा था। अकेले रॉबर्ट क्लाइव ने ही लाखों पाउंड अपनी निजी संपत्ति के रूप में हासिल कर लिए, जो आज के हिसाब से अरबों रुपए के बराबर होते हैं। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी, क्योंकि अब लूट छिपकर नहीं बल्कि कानून के नाम पर होने वाली थी।
असली अत्याचार 1765 में शुरू हुआ, जब अंग्रेजों ने मुगल बादशाह से दीवानी अधिकार हासिल कर लिए। इसका मतलब था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के करोड़ों किसानों से लगान वसूलने का पूरा कानूनी अधिकार अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गया था। एक व्यापार करने वाली कंपनी अब शासक बन चुकी थी। पहले जब कोई भारतीय राजा कर वसूलता था तो उसके साथ जिम्मेदारियां भी निभाता था। प्रजा की रक्षा करना, सड़कें बनवाना और अकाल के समय अपने भंडार खोल देना। लेकिन अंग्रेजों का उद्देश्य शासन चलाना नहीं, बल्कि धन निचोड़ना था। टैक्स इतना बढ़ा दिया गया कि किसानों की कमर टूट गई। फसल अच्छी हो तो भी कर दो, सूखा पड़ जाए तो भी कर दो, बाढ़ सब बहा ले जाए तो जमीन बेच कर दो, गहने गिरवी रखकर कर दो। कंपनी को मौसम या हालात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, उन्हें केवल अपने मुनाफे की चिंता थी। अंग्रेज अधिकारी, जिन्हें उस दौर में नवाब्स कहा जाता था, गांव-गांव जाकर वसूली करते। जो किसान लगान नहीं दे पाता उसे कोड़ों से पीटा जाता, घंटों धूप में खड़ा रखा जाता और कई बार तो उसके बच्चों तक को गुलामी में धकेल दिया जाता। जहां पहले किसान अपनी उपज का लगभग 10% राजा को देता था, वहीं अब अंग्रेज उससे 50% से भी अधिक वसूलने लगे थे। पैसा गंगा के किनारों से निचोड़ा जाता और लंदन की टेम्स नदी के किनारे बहा दिया जाता। कभी जन्नत निशान कहलाने वाला बंगाल धीरे धीरे एक उजड़े हुए प्रदेश में बदलने लगा। खेत सूखने लगे, चेहरों की रौनक मिटने लगी, लेकिन कंपनी की तिजोरी और उसका लालच अब भी खत्म नहीं हुआ था। अत्याचार की पराकाष्ठा तब हुई जब एक तरफ कुदरत ने भी जैसे हिंदुस्तान से मुंह मोड़ लिया और दूसरी तरफ अंग्रेजों ने इंसानियत की आखिरी सीमा भी लांघ दी। बात है 1770 के उस भयावह समय की, जिसे इतिहास आज भी सिहर कर याद करता है। 1769 में आसमान से मानो आग बरस रही थी, धरती प्यास से फट चुकी थी और बंगाल के किसान उम्मीद भरी निगाहों से आसमान को देखते रहते थे कि शायद कहीं से बारिश की एक बूंद गिर जाए। लेकिन बादल खामोश रहे। जैसे ही 1770 का साल शुरू हुआ, मौत ने इस धरती पर दस्तक दे दी। इतिहास इस त्रासदी को 76 का मनवंतर कहकर याद करता है। जो गांव कभी जीवन से भरे रहते थे, वे धीरे धीरे शमशान जैसे सन्नाटे में बदलने लगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह केवल सूखे की वजह से हुआ था? नहीं, अकाल सिर्फ तब नहीं आता जब बारिश रुक जाए। अकाल तब भी आता है जब सत्ता में बैठे लोग अपनी इंसानियत खो दें। उस समय जब खेतों में फसलें सूख रही थीं और लोग भूख से तड़प रहे थे, उसी वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के गोदाम अनाज से भरे पड़े थे। मगर उस अनाज को भूखी जनता में बांटने के बजाय ऊंचे दामों पर बेचा गया। चावल की कीमतें इतनी बढ़ा दी गईं कि वो सोने जितना कीमती हो गया। एक कठोर नियम बना दिया गया, सबसे पहले कंपनी का लगान चुकाओ, उसके बाद अगर कुछ बच जाए तो अपने परिवार को खिलाओ। जरा उस किसान की हालत सोचिए, जिसके घर में बूढ़े माँ बाप भूख से तड़प रहे हैं, बच्चे एक मुट्ठी चावल के लिए रो रहे हैं और अंग्रेज सिपाही उसके घर से वो आखिरी मटका भी उठा ले जाते हैं जिसमें उसने अगले साल की बुआई के लिए बीज संभाल कर रखा था। जब मुर्शिदाबाद और बिहार की सड़कों पर लाशें पड़ी थी और लोग भूख से दम तोड़ रहे थे, तब सवाल उठता है, उस समय कंपनी ने आखिर किया क्या? क्या अंग्रेजों ने कोई राहत दी? क्या उन्होंने अपने अनाज के गोदाम जनता के लिए खोल दिए? नहीं, उल्टा उसी साल लगान में और 10% की बढ़ोतरी कर दी गई। तर्क दिया गया कि अगर तुम्हारे पड़ोसी भूख से मर गए हैं तो अब उनकी जमीन का टैक्स भी तुम्हें ही भरना होगा। क्या ये इंसानियत की हत्या नहीं थी? इतिहासकार विलियम हंटर ने लिखा कि हालात इतने भयानक हो चुके थे कि लोग मजबूरी में मृत शरीरों तक का मांस खाने लगे थे। नदियां लाशों से भर गई थी, शमशानों में लकड़ियां कम पड़ गई थी और उसी समय कलकत्ता में कंपनी के अधिकारी जश्न मना रहे थे, जाम टकरा रहे थे और लंदन को चिट्ठियां लिखकर बता रहे थे कि इस साल मुनाफा पहले से भी ज्यादा हुआ है। सिर्फ 1 साल के भीतर बंगाल की लगभग 1/3 आबादी खत्म हो गई। करीब 1 करोड़ लोग मौत के मुंह में चले गए। ये किसी बीमारी से नहीं हुआ था, न ही किसी वायरस से। ये लालच का नतीजा था। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि इंसानों द्वारा रचा गया एक भयानक नरसंहार था। और अत्याचार यही नहीं रुका। अंग्रेजों ने किसानों को मजबूर किया कि वे धान और गेहूं उगाना छोड़ दें और उसकी जगह नील और अफीम की खेती करें। वही फसल उगाओ जिससे कंपनी को फायदा हो। लेकिन क्या नील से पेट भरता है? क्या अफीम भूख मिटाती है? बिल्कुल नहीं। मगर अंग्रेजों को हिंदुस्तानियों की भूख से कोई मतलब नहीं था। उन्हें सिर्फ अपने मुनाफे की चिंता थी। जिस जमीन पर सदियों से अन्न उगता आया था, वहां अब जहर बोया जाने लगा। 1770 का वो अकाल भारत की रीढ़ पर पड़ा पहला बड़ा आघात था।
बंगाल, जो कभी दुनिया को कपड़ा और अनाज बेचता था, अब खुद भीख मांगने की हालत में पहुंच गया। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ खेती की तबाही थी। अंग्रेजों का लालच अभी शांत नहीं हुआ था। अब उनकी नजर भारत के उस अद्भुत हुनर और उद्योग पर थी जिसके सामने ब्रिटेन की फैक्ट्रियां भी फीकी पड़ जाती थीं। मैं बात कर रहा हूं भारत के कपड़ा उद्योग की। और आगे जो होने वाला था वो सिर्फ एक आर्थिक साजिश नहीं, बल्कि हुनर के पूरे युग का अंत साबित होने वाला था। एक समय ऐसा था जब रोम की राजकुमारियां हों या मुगल काल की रानियां, सबकी पहली पसंद एक ही हुआ करती थी, ढाका की मलमल। बंगाल के बुनकरों के हाथों में ऐसा अद्भुत कौशल था कि मानो वे हवा को ही धागों में पिरो देते हों। कहा जाता है कि 6 गज लंबी साड़ी भी इतनी महीन होती थी कि वो एक अंगूठी के बीच से निकल सकती थी। इसीलिए दुनिया उसे बुनी हुई हवा कहती थी। 18वीं सदी तक दुनिया में बिकने वाले कपड़ों का लगभग 25% हिस्सा भारत से जाता था और यूरोप के बाजार भारतीय वस्त्रों के दीवाने थे। उस समय ब्रिटेन के कारखाने मुश्किल में पड़ गए थे, क्योंकि कोई भी अंग्रेज भारतीय रेशम और कॉटन के सामने अपना मोटा और खुरदरा कपड़ा पहनना पसंद नहीं करता था। यही बात अंग्रेजों को सबसे ज्यादा खटकने लगी। उन्हें समझ आ गया कि जब तक भारत के कारीगरों का हुनर जिंदा है, तब तक मैनचेस्टर की मिलें कभी अमीर नहीं बन पाएंगी। इसलिए उन्होंने मुकाबला करने की बजाय विनाश का रास्ता चुना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैसला किया कि भारत अब कपड़ा बेचने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि उसे कपड़ा खरीदने वाला बाजार बना दिया जाएगा। सबसे पहले व्यापार पर भारी करों की दीवार खड़ी की गई। यदि कोई भारतीय व्यापारी ब्रिटेन में अपना कपड़ा बेचना चाहता तो उस पर 80% तक टैक्स लगाया जाता, ताकि वो इतना महंगा हो जाए कि कोई खरीदे ही नहीं। लेकिन जब ब्रिटेन की मशीनों में बना कपड़ा भारत आता तो उस पर 0% टैक्स लगाया जाता। इसे मुक्त व्यापार कहा गया। लेकिन यह आजादी सिर्फ अंग्रेजों के लिए थी, भारतीयों के लिए यह विनाश का सौदा था। फिर भी भारतीय कारीगरों का कौशल इतना शानदार था कि लोग भारतीय कपड़े की ही मांग करते रहे। जब अंग्रेज बराबरी नहीं कर पाए तो उन्होंने दमन का रास्ता अपनाया। कई कथाओं और कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों में यह दर्ज है कि जो बुनकर कंपनी के लिए काम करने से इनकार करता या अपना हुनर किसी और को सिखाता, उसके अंगूठे काट दिए जाते थे। सोचिए उस कलाकार की पीड़ा जिसकी पूरी दुनिया उसकी उंगलियों के हुनर में बसती हो और उसी के हाथ को बेकार कर दिया जाए। कंपनी के गुमाश के गांव-गांव घूमते, करघे तोड़ दिए जाते, घरों को आग लगा दी जाती और लोगों को बेरहमी से पीटा जाता। मकसद सिर्फ एक था, भारतीय उद्योग की रीढ़ तोड़ देना। नतीजा ये हुआ कि जो भारत सदियों से पूरी दुनिया को कपड़े पहनाता था, वही खुद बदहाली में पहुंच गया। हमारे खेतों से कपास बेहद सस्ते दामों पर खरीदी जाती, जहाजों में भरकर ब्रिटेन भेजी जाती, वहां मैनचेस्टर की मिलों में उससे कपड़ा तैयार होता और फिर वही कपड़ा भारत में लाकर 10 गुना कीमत पर बेचा जाता। 1834 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लिखा था कि भारत के मैदान बुनकरों की हड्डियों से सफेद होते जा रहे हैं। लाखों बुनकर भूख से मर गए और असंख्य लोग मजबूरी में भीख मांगने लगे। ढाका, मुर्शिदाबाद और सूरत जैसे शहर, जो कभी व्यापार और समृद्धि के बड़े केंद्र थे, अब उजाड़ और खामोश पड़े थे। अंग्रेजों ने सिर्फ भारत की संपत्ति नहीं लूटी, बल्कि उसके लोगों को बेरोजगार और असहाय भी बना दिया। एक समय आत्मनिर्भर रहा देश धीरे धीरे केवल एक उपनिवेशी बाजार बनकर रह गया। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब अत्याचार अपनी सीमा पार कर देता है तो वही अत्याचार विद्रोह की चिंगारी बन जाता है। किसानों की टूटी कमर, बुनकरों के कटे हुए अंगूठे और अकाल में मरे करोड़ों लोगों की चीखें अब बारूद में बदल चुकी थीं। बस एक चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी आखिरकार 1857 में भड़क उठी। वो साल जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ा दी। 10 मई 1857 वो दिन था जब भारत के सब्र का बांध टूट गया। बैरकपुर में मंगल पांडे द्वारा जलाई गई चिंगारी अब एक भयंकर ज्वालामुखी बन चुकी थी। मेरठ से दिल्ली, झांसी से कानपुर तक हर जगह एक ही भावना थी, अब बहुत हो चुका। किसानों ने हल छोड़कर हथियार उठा लिए और जिन बुनकरों के अंगूठे काट दिए गए थे, उन्होंने भी पत्थर और ईंटों को ही अपना हथियार बना लिया। पहली बार हिंदू और मुसलमान एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। लेकिन अंग्रेजों ने इस विद्रोह को जिस निर्ममता से कुचला, उसे इतिहास में डेविल्स विंड के नाम से याद किया जाता है। आदेश साफ था, दया बिल्कुल नहीं दिखानी है। जो भी विद्रोही दिखे उसे खत्म कर दो। पकड़े गए क्रांतिकारियों को तोपों के मुंह पर बांध दिया जाता और फिर तोप दाग दी जाती।
ये सिर्फ मौत नहीं थी, बल्कि बाकी लोगों के लिए डर का संदेश था। ग्रैंड ट्रंक रोड के किनारे मीलों तक पेड़ों पर लाशें लटकाई गईं, गांवों को आग लगा दी गई, हजारों लोग मारे गए और धरती पर खून की नदियां बहने लगीं। भले ही 1857 का विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन उसने अंग्रेजी सत्ता की जड़ें हिला दी। लंदन में बैठी महारानी विक्टोरिया को समझ आ गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत पर शासन संभालने के काबिल नहीं रही। इसलिए 1858 में कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया और भारत सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया। ये कहा गया कि अब सुधार होंगे, अब न्याय मिलेगा। लेकिन क्या सच में कुछ बदला? असल में सिर्फ लुटेरा बदला था, लूट का तरीका वही रहा, बल्कि अब वो और अधिक संगठित हो गया था। रेलवे बनाई गई, लेकिन भारतीयों की सुविधा के लिए नहीं। उसका असली उद्देश्य ये था कि खेतों से अनाज और धरती से निकला कच्चा माल तेजी से बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सके, ताकि जहाजों में भरकर उसे ब्रिटेन भेजा जा सके। और फिर आया 20वीं सदी का वो काला दिन, जिसने ये साबित कर दिया कि सत्ता बदल सकती है, लेकिन कुछ दिल पत्थर ही रहते हैं। तारीख थी 13 अप्रैल 1919, जगह अमृतसर का जलियांवाला बाग और दिन था बैसाखी का। हजारों लोग, औरतें, बच्चे और बुजुर्ग वहां शांति से इकट्ठा हुए थे। उनके पास कोई हथियार नहीं था, कोई हिंसा नहीं थी, बस अपनी आवाज और उम्मीद थी। तभी वहां पहुंचा एक अंग्रेज अधिकारी, जनरल डायर। उसने बाग से बाहर जाने वाले एकमात्र संकरे रास्ते को अपने सैनिकों से घेरवा दिया। न कोई चेतावनी दी गई, न भीड़ को हटने का मौका, बस एक आदेश दिया गया, फायर। और फिर गोलियां चलने लगी। करीब 10 मिनट तक लगातार गोलियां बरसती रहीं, जब तक सैनिकों का बारूद खत्म नहीं हो गया। लोग भागना चाहते थे, लेकिन रास्ता बंद था। अफरा तफरी में कई लोग जान बचाने के लिए वहां मौजूद कुएं में कूद गए और कुछ ही पलों में वो कुआं उस भयानक त्रासदी का मौन गवाह बन गया। बाद में जनरल डायर ने कहा था, मैं सिर्फ लोगों को मारने नहीं गया था, मैं पूरे भारत को डराने गया था। लेकिन वो ये भूल गया कि डर से कोई राष्ट्र खत्म नहीं होता। जब खून धरती पर गिरता है तो वो बीज बनकर नए संघर्ष को जन्म देता है। जलियांवाला बाग की उसी मिट्टी ने आगे चलकर नए क्रांतिकारियों को जन्म दिया, भगत सिंह, उधम सिंह और ऐसे अनगिनत नाम जो शायद इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं है, लेकिन आज़ादी की नींव में हमेशा के लिए शामिल हैं। आखिरकार लगभग 200 साल की गुलामी, करोड़ों मौतों, अकाल, लूट और अनगिनत बलिदानों के बाद 15 अगस्त 1947 की सुबह आई। अंग्रेज इस देश को छोड़कर चले गए, लेकिन पीछे एक ऐसा भारत छोड़ गए जो गरीबी और विभाजन से टूटा हुआ था। फिर भी आज जब हम आज़ाद हवा में सांस लेते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली। इसकी कीमत चुकाई है उन किसानों ने जो भूख से मर गए, उन बुनकरों ने जिनका हुनर छीन लिया गया, और उन वीरों ने जिन्होंने तोपों के सामने सीना तान दिया। अंग्रेज हमारी संपत्ति लूट सकते थे, हमें तोड़ने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन वे हमारे हौसले को कभी नहीं छीन सके। और आज वही सोने की चिड़िया फिर से उड़ान भर रही है, एक ऐसी उड़ान जिसे अब कोई भी नहीं रोक सकता।